Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss part second of the Constitutional Law 1000 MCQs. So continue from question number 31. Article 48A. Article 48A, which pertains to protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife, was incorporated by 25th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 63rd अमेंडमेंट यानी कि क्या हो जाएगा इसमें। ये था 42nd अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 48A जो कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग, जो कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आता है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था 1976, ईयर याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, नेक्स्ट वन। आर्टिकल 51 Clause 1 prohibits the state to discriminate against the citizen on the grounds only of religion, race, sex, caste, residence or any of them. Religion, race, sex, caste, descent, residence, place of birth or any of them। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द, इनमें से कोई हो सकता है। ओके, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा सी है। Come to next one. The directive principle of ensuring adequate opportunity, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है वॉट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, नन अदर देन सेक्शन 39A। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड इन स्टेट सर्विस फॉर बैकवर्ड क्लासेज एज वैलिड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कौन सा केस में ठहराया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया इन स्टेट सर्विस फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ओके, सो विच इज़ द केस लॉ इन दिस, बताइए। सो स्टेट केरला वर्सेज NV थॉमस, ABSK संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, N नागराजन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर। अब इसमें कौन सा होगा? 34 का हो जाएगा C। कम टू नेक्स्ट वन। The aim of directive principles is the establishment of a sovereign state, a totalitarian state, a secular state, a welfare state. ओके, आंसर इज वेलफेयर स्टेट। जो एम है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो दिया गया है, उसका मेन एम है कि वो वेलफेयर स्टेट को एक तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहता है। उसी मोटिव से उसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पिनल कोड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। IPC में भी ये सेक्शन डिफाइन, और इसके बारे में ये केस लॉ आया था मिट्टू नायक वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। IPC में भी ये आ चुका है ये पहले भी, तो इसको देख लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच of the following is not a fundamental right? Right to life and personal liberty, right to equality, right to property, right against exploitation. So right to property is not now a fundamental right. Earlier it was before 44th amendment. So ये 1978 का जो amendment था वो याद रखिएगा। 44th amendment में इसको amendment act के थ्रू इसको हटा दिया गया। That was replaced like a right to property earlier was a fundamental right but replaced after the 44th amendment act. Okay, and provisions were given on that time 19 clause 1 subclause F. Okay, which was omitted. Come to next, identify the incorrect response. Article 14 to 18 deals with right to equality, correct. The right are available only to citizens, not, यही गलत है, बाकी सब सही है। आप पढ़ लीजिएगा इसको। Fundamental rights guaranteed under Article 19 available to only citizens, both citizens and non-citizens, only foreign diplomats residing in India, backward classes of citizens। 39 का क्या हो जाएगा? So answer is A, only citizens। 40, Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case is also known as, नेशनल एंथम केस था ये केस जो कि केरला का है, एंड इसका आंसर A हो जाएगा। आपको पता है, तो नेशनल एंथम केस से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो केरला वाला केस है। सो कम टू नेक्स्ट वन। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन।
सिंगलिंग आउट एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग अनइक्वल्स ऑफ एन इक्वल फुटिंग, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिकल 14 यहाँ पे जो 41 का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन। एज अदर ऑप्शन आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन बाई एक्ट 14, जो सारे जो चीज़ें ली गई हैं जो कि आर्टिकल 14 इससे फॉरबिडेड है। सो कम टू नेक्स्ट वन, अ पीनल लॉ प्रोवाइडिंग फॉर रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले का इफेक्ट, मान लिया जाए केस 10 साल पहले हुआ है और कानून आज बना है, तो 10 साल पहले का जो ऑफेंस है, जो एक्ट किया है, उसको लाइबल ठहराएगा या नहीं, वो चीज़ है। पर्सन फॉर एन एक्ट 10 years back is said to violate, okay, article 21, article 20 clause 1, article 14 and 19 does not violate any provision of constitution। क्या हो जाएगा? so 20 clause 1 इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपने पढ़ा होगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा जो कि ये बात करता है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। The doctrine of eclipse was formulated by the Supreme Court in Vikaji Narayan versus State of MP, Ramesh Thapar versus State of Madras, State of Gujarat versus Ram Lal Kesav Lal Soni, दीपक सिब्बल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में मैंने बताया था, 13 क्लॉज 1 के बारे में, 13 क्लॉज 2 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, 13 क्लॉज 1 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होता है। चलिए तो हो गया, लेकिन ये कौन सा केस है? विकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 43 का आंसर हो जाएगा ए। अब जैसे कि इसकी अगर बात करें, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, जैसे बताया गया, थ्रू बिकम्स इन ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस्ड, सिंस ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम इट वाज लाइक सेड अनवैलिड, और उसको एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उस पर लगा दिया गया उसको। कुछ लॉज ऐसे थे बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने बताया। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आर इम्बोडाइड इन, ओके, नन अदर देन सेक्शन 13, अभी बताया था। द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, से ही आता है वो सब सारी चीज़ें। According to the Supreme Court judgment in the Ray Veruveri Union case, accession of a part of territory by India to a foreign state can be affected by the head of state is hereditary monarch. No, there shall be an elected head of state who will be the chief executive head of republic, मतलब यही होता है। अब 46 का क्या हो जाएगा आंसर? the head of prime minister, the head of directed elected by the parliament, the head of the state is hereditary monarch। क्या हो जाएगा 46 का? तो यहाँ पे हो जाएगा ए। Come to next. The word secular used in the preamble to the Constitution of India means the state has a common religion of its own, the state has no religion of its own, all religion are treated brutally, both B and C, the state has no religion of its own। So 47 का हो जाएगा B। The term republic used in the preamble denotes that there shall be elected head of the state who will be the chief executive head, not monarch, not the elected prime minister, not directly elected parliament। So answer is B। Come to next. The concept of fraternity used in the preamble has been taken from, यूके से तो लिया नहीं गया, यूएसए से लिया नहीं गया, फ्रांस, यूएसएसआर, क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है ये फ्रैटर्निटी, जो टर्म इस्तेमाल किया गया है प्रियम्बल में, याद रखिएगा। रे बेरुवेरी यूनियन एंड एक्सचेंज इनक्लेव्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रे वेरी एंड एक्सचेंज इनक्लेव सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। अब ये जैसे कि अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, लाइक कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ is like you can say was not discussed by the Supreme Court in Ray Veruveri Union case। तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ डिस्कस नहीं किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है रूल रे वेरी एक्सचेंज कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको एक बार आप देख लीजिएगा
Come to next one. In which case it was held that the preamble is a part of constitution and it can be amended under article 360, but basic structure और framework ये तो केशवानंदा भारती वाले में कहा गया था. Next one, the Indian constitution is dedicated to none other than the people of India. The justice assured by the preamble of Indian constitution to all citizens is social, moral and political. सी इज आंसर. आर्टिकल 13 पर्टेन्स टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों की बात करता है, जैसे 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2, जहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो आंसर डी हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन इन आर्टिकल 12. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉलेज. देखिए ये सारे हो जाएंगे, पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा इसमें. मैच द फॉलोइंग 56 ध्यान से देखिए. ए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का क्या हो जाएगा? 15 क्लॉज 3. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बी का क्या हो जाएगा? 17. स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेंस किस में बताया गया है बताइए? सी का क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? 3 आर्टिकल. अब ये देखिए ए का हो जाएगा क्या? ए का टाइटल्स वाला में ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ध्यान से देखिएगा, और सी का हो जाएगा 3, एक बार गलती हो गया था उसमें, एंड डी का हो जाएगा 4. देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, डी का हो जाएगा 4 आर्टिकल सी. तो ये तो हो गया. कम टू नेक्स्ट वन. ये भी मैच द फॉलोइंग है. एक्स पोस्ट फैक्टो पिनल लॉ किस में आता है, कौन सा सेक्शन में? सो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4 20 क्लॉज 1 में, जैसे अभी डिस्कस किया था 20 क्लॉज 1 में होगा ये. डबल डी जियोपार्डी किस में होगा? ये हो जाएगा 20 क्लॉज 2 में. सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20 क्लॉज 3 में. ओके, सी का 3. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22. ये सारी चीज़ है ना, ये देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा. डॉक्ट्राइन ऑफ ऑट्रिफोइस कन्विक्ट, ऑट्रिफोइस जो भी प्रोनाउंस कीजिए इसको, ये कन्विक्ट इम्बोडाइड इन की कौन से आर्ट, इसका मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए. ऑट्रिफोइस कन्विक्ट मतलब होता है डबल जियोपार्डी. अभी तो पढ़ा था डबल जियोपार्डी, यहाँ पढ़े ना डबल जियोपार्डी, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, तो आंसर 20 क्लॉज 2 ही होगा. तो ये होता है डबल जियोपार्डी. इसके मतलब जानते हैं कि नो पर्सन और नो वन कैन चार्ज फॉर द सेम क्राइम और द सेम ऑफेंस फॉर विच वन हैज़ ऑलरेडी अंडरगोन अ सेंटेंस. यानी कि आपने सज़ा पहले ही काट ली है, उसके बाद उसी ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं होगा सेम एक्ट के लिए. अगर आप उसी एक्ट को मतलब उसी चीज़ के लिए आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, विच ऑलरेडी एक्यूटेड. ऑल्सो सेक्शन 300 CRPC में इसकी प्रोविज़न दी गई है. खैर वो तो पढ़ने की बात बाद में है, पर ये देख लीजिएगा आप. द रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंटर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 248 हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कनाडा. आई थिंक 59 का हो जाएगा कनाडा. कम टू नेक्स्ट वन. Which one of the following is not constitutional body? Comptroller, Auditor General, CAG, Staff Selection Commission, SSC, Election Commission. Constitutional body तो सब है ही है. I think Staff Selection Commission हो सकता है. 60 का आंसर Staff Selection Commission ही होगा. ये constitutional body नहीं है, बाकी constitutional body है. चाहे बात करें CAG की Comptroller and Auditor General, या फिर EC की Election Commission, या फिर UPSC Union Public Service Commission की, तो ये constitutional body है. अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन करने से क्या होता है कि बहुत लंबा चला जाता है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.